फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. मोमेंटम, जस्ट ये बता रहे थे। व्हाट इज इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स? जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता है ना, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है ना, तो जस्ट बॉल और बैट का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग बैट से देते हैं। ओके, तो जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एग्जर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ अ फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स। Okay, a large force acting on a short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। और ऐसे बोल सकते हैं, जो भी फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ओके, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, इट्स कॉल्ड टोटल चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये कैसे आता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो आई इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डेल टी। फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, dv by dt। ओके, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन dv by dt। और इम्पल्सिव फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू dp by dt। सो वी कैन राइट dp by dt इनटू शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम। ओके, देन इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू del p। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is called impulsive force and rate of change of momentum is called force। दोनों में बहुत डिफरेंस है। rate of change of momentum is called force। सर हाँ बोलो, अच्छा ठीक, एनी प्रॉब्लम? नहीं Okay, rate of change of momentum is called force and only change of momentum is called impulsive force। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? स्नेहा समझ में आया? हाँ सर। ओके, तियाशा? हाँ सर। ओके, ये बहुत इजी है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट में लगता है उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे पापा सबको एक थप्पड़ मारे ही होंगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स गाल पे पड़ता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, या अ, अ, वो जो हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा से कील को हम लोग ये करते हैं, हार्मर से मारते हैं ना, ऐसे करके हैमर से कील को। ठीक है, वो भी एक तरह का ना इम्पल्सिव फोर्स ही है, क्योंकि हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जस्ट जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये मेरा इम्पल्सिव फोर्स था। अब है इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम, या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, सॉरी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जो लोग यहाँ पढ़े ना, इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। ये क्या, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू dp by dt। ये तो मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता था। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल p बाई डेल टी, वो था सेम। ओके, यहाँ पे dp इक्वल टू f इंटू डी टी, ये मेरा एक वेक्टर फॉर्म में। ओके, क्योंकि मोमेंटम भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे 0 to t, मतलब कितना फोर्स लग रहा है और कितना टाइम के लिए, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, p1 to p2 dp। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, p, क्योंकि d से इंटीग्रेशन वाला पार्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये p2 to p1 एंड वी कैन राइट p2 minus p1। सो यहाँ से जो इम्पल्सिव फोर्स होगा आई, वो क्या हो जाएगा, p2 minus p1, क्योंकि हम लोग को पता है रेट ऑफ चेंज जो होता है, जो स्मॉल फोर्स जो लगता है स्मॉल टाइम के लिए, जो फोर्स लगता है, यहाँ पे देखो ये मेरा फोर्स है जो स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है, उसमें क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स आई। देन आई इक्वल टू p2 minus p1, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे लिखा हुआ द इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस बाय द फोर्स। सेम यहाँ पे जो ये चीज़ है, उसको एक एनालिटिकल मेथड है ये, अगर ये ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो जेई मेंस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। और ये आई इक्वल टू एम b2 minus b1। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? स्नेहा तुमको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में ये वाला?
सर एक बार थोड़ा समझा दीजिएगा फिर। हाँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तुम डेरिवेटिव सीखी नहीं हो मेरे ख्याल से, और सबको आ रहा होगा। फिर से इसको मैं बता देता हूँ। ये क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसके पहले हम लोग क्या सीख लिए थे कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, बस ये दिमाग में रखना है। इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। अप्लाइड फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कहाँ से आता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से आता है। ओके, दिस हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इंटू डी टी। जस्ट लाइक ऐसा ही है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ओके, अगर इसको लोग इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? टोटल को ऐड करना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ना कुछ ऐसा आता है। ओके, आई इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। जो यहाँ पर आ रहा है ना पी टू माइनस पी वन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एम वी टू, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड पी टू माइनस एम वी वन, दिस इज कॉल्ड पी वन। ओके, देन पी टू माइनस पी वन क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम, इट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो हम लोग ना इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, समझ लो ये एक फोर्स है और ये टाइम। फोर्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मेरा फोर्स सपोज शिफ्ट हो रहा है ऐसे करके कुछ, तो जो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा ना, that is called what? That is called impulsive force, because force into time को हम लोग क्या बोलेंगे? impulsive force बोलेंगे ना। तो इसका एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक ट्रायंगल रेक्टेंगल लिया है ऐसे करके, इसका टोटल एरिया होगा ना एफ इंटू टी, वो क्या डिफाइन करेगा? इम्पल्सिव फोर्स को डिफाइन करेगा। तो मैंने लिखा है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी और एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर मान ली एफ है, जिसको मान ली एफ फोर्स, और ये T1 से T2 तक जा रहा है, डेट मीन्स T2 माइनस T1। ये पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा, डेट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरा क्या आ गया? दिस। ये क्लियर है क्या ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट? दिखान समझ में आ रहा है? हाँ सर। शौविक समझ में आ रहा है ये? आवाज क्लियर है? ओके, देखो बस यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकाल देने से ही ना यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स निकल जाता है। मैंने यहाँ पे सम्स दिया है ऐसे करके, ये मतलब एक टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स चेंज हो रहा है। पहले फोर्स ऐसे इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीज हुआ, अगेन कांस्टेंट, और ये सब टाइम है। सर यस। सर हाँ, सर वहाँ पे तो ये रेक्टेंगल था, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल नहीं हुआ तो फिर। मान लिया कुछ ओवल टाइप का ऐसे हो गया। हाँ। ओके, या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो कैसे करेंगे ना? हाँ 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 यस हाँ। यस, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, दिस फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ डी टी, ठीक है। वहां से निकल जाएगा आई। क्लियर है? हाँ। ओके ओके गुड। यहाँ पे सपोज ये टाइम टी सेकेंड, ये फोर्स है न्यूटन। ओके, और ये चेंज हो रहा है ऐसे करके, ये टाइम है 1, 1.5, 2, 2.53। हम मैंने अभी क्या बताया, जो इम्पल्सिव फोर्स होता है क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एक एक का एरिया लेंगे, सबसे पहले इसका एरिया लेंगे ऐसे करके, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, देन दिस रेक्टेंगल। ओके, सबसे पहले एरिया 1 ये हो गया, एरिया 2 ये हो गया। यहाँ पे कुछ ये ट्रापेजोइडल टाइप का मिलेगा ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, और फिर यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा? एरिया 4। ये सब का एरिया निकाल देंगे तो हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, इसका एल इंटू बी, इसका हो जाएगा पैरेलल साइड कैसे करके ऐड करते हैं, ये पता है ट्रापेजोइडल का, ऐसे करके इसका साइड लेते हैं, हाफ से इंटू करते हैं, इंटू इसका डिफरेंस 3। वही तो सर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यस 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 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल यस साइड। यस यस, और ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो मैंने सबका किया। हाँ, एरिया अंदर ट्रायंगल ओ एडस ए, देखो ये यहाँ पे ओ है, ये ए है और एडस है। ठीक है, प्लस
एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है, देखो ए डैश बी डैश, उसके बाद क्या है एरिया ऑफ ट्रापेजोइडल बी डैश सी, बी ये हो गया बी डैश सी, उसके बाद क्या आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डैश सी डैश ई और डी। ठीक है, सबका एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू दिस, देखो यहाँ पे मिल जाएगा हाफ इंटू ये यहाँ का डिस्टेंस 1.5 इंटू हाइट 3, उसके बाद देखो सेकेंड वाला क्या आ रहा है ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ कितना है यहाँ पे 3 और इसका ब्रेथ वाला पार्ट कितना आ रहा है 2.5 माइनस 1.5 दैट मीन्स 1 प्लस हाफ इंटू पैरेलल साइड 3 प्लस 2, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन 3 है और ये वाला पोर्शन 2 है इंटू हाफ एंड डिफरेंस 3 माइनस 2.5। ओके, अगेन ये वाला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसका कितना था यहाँ पे 2, ब्रेथ कितना है 4 माइनस 3, यहाँ से सबको ऐड कर देंगे तो कुछ इतना ही बना जाएगा। ये सबको क्लियर है क्या? ये बहुत इजी है। हाँ सर। ओके ओके ओके, तियाशा समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, मतलब हम लोग हाँ सर। एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल देंगे ना इसका फोर्स और टाइम के बीच का, तो हम लोग इम्पल्सिव फोर्स मिल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व ना बहुत कुछ का निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया अंडर द कर्व वर्क का भी निकाल सकते हैं, जब हम वर्क के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ भी एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इम्पल्सिव फोर्स का कुछ सम्स है यहाँ पे। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम moving with a velocity of 15 meter per second is brought to rest by a player in 0.05 second. Calculate the impulse and average force exerted by the player. इम्पल्स निकालना है और एवरेज फोर्स निकालना है। क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, इनिशियल स्पीड गिवन है ना 15, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब प्लेयर बॉल को पकड़ लेगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है। जब उसका स्पीड, जब वो प्लेयर बॉल को पकड़ ले रहा है तो उस समय उसका क्या है, देखो टाइम 0.05 सेकेंड, मतलब बहुत कम टाइम लग रहा है उसको बॉल को पकड़ने में। तो जब वो बॉल को पकड़ेगा तो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने हाथ में। तो सबसे पहले इम्पल्स निकालेंगे हम लोग। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। एम क्या है, दिस वैल्यू 0.15 kg। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल उसको पता है 15, यहाँ से है नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है कि जिधर से बैट्समैन बॉल को मारा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्डर ने कैच किया है। देखो जब वो कैच करेगा तो उसका रिएक्शन फोर्स जो होगा ना वो बैट्समैन की तरफ होगा, करीब करीब। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? बैट्समैन बॉल को हिट किया, एक प्लेयर कैच किया, लेकिन जब वो कैच किया तो हाथ से कैच किया तो हाथ में एक्शन लगा, तो रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, हाथ से परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर क्या होगा, जैसे बैट्समैन हिट किया है उसके अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स बाई टाइम। ये ना होगा फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स होता है, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स बाई टाइम। तो यहाँ से -45 न्यूटन। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स। क्यों? यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं फोर्स का नेगेटिव साइन क्या है। फोर्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि फोर्स का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन घट रहा है, इसलिए फोर्स का वैल्यू घट जा रहा है यहाँ पे। ये समझ क्लियर है क्या सबको? बहुत ईजी है। हाँ सर। ओके, second question. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of 144 Newton. Okay. On it, what is the number of bullets that can be fired from the gun per second? ये लास्ट में जानना बहुत जरूरी है। पर सेकेंड बुलेट से कितना, आई मीन पर सेकेंड गन से कितना बुलेट निकल रहा है। तो सबसे पहले हमको एज्यूम करना होगा, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड इज एन। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम मेरा क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन बुलेट्स इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
n टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यार n इज द नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, दैट मीन्स n इंटू मास कितना दिया हुआ है, देखो मास दिया 40 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 40/1000, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीड, ठीक। इनिशियल स्पीड क्या था बुलेट का, 0, क्यों, क्योंकि वो गन के अंदर था। फाइनल स्पीड कितना हो गया, 1200, इसलिए ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, क्योंकि गन के अंदर था इसलिए इनिशियल उसका 0 था, गन से निकलने के बाद फाइनल हो गया, तो इतना हो गया। इसको इंटू करने के बाद 48 एन केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। अभी एन का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है एज इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तुमको पता है इम्पल्स फोर्स क्या होता है, एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू 48 एन। यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे तो एफ इंटू 48, एफ इंटू डेल टी बाई 48, डेल टी का वैल्यू कितना है, पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब कितना हुआ, 1, वी कैन पुट 144 इंटू 1/48, जहाँ से 3 बुलेट पर सेकेंड। क्लियर है, और को समझ में आया क्या ये, ओके दिगांत, ओके स्नेहा क्लियर है ना, हाँ सर। ओके। ये बहुत इजी सम्स है, इसका इम्पल्स का क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पल्सिव फोर्स, खासकर ये एरिया अंडर द कर्व, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, ठीक है। देखो वाइल, क्वेश्चन थर्ड, वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 into 10⁴ kg, a force of इतना न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड। देखो यहाँ पे फोर्स भी दे दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेंड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। मास गिवन है, फोर्स गिवन है, इनिशियली रॉकेट रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, ओके। इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ का वैल्यू पता है हम लोग को, टी का वैल्यू पता है 20, मास का वैल्यू पता है, इनिशियली रॉकेट रेस्ट में था, वेलोसिटी हम लोग को यहाँ से निकालना है। देखो यहाँ से काट देंगे 10⁵ 10⁴ कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, और इससे काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, डेट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 5 इज 500 मीटर पर सेकेंड। समझना क्लियर है, हाँ सर। बस ओके। बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज इन जो मेरा मोमेंटम है वो इम्पल्सिव फोर्स के बराबर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, ठीक। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg, ये क्वेश्चन सब अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल, मतलब वो 45 डिग्री से स्ट्राइक भी कर रहा है और 45 से रिटर्न भी हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम इज, मान ली एक वॉल है, इस पे स्ट्राइक किया और रिटर्न बैक किया, ये जो बीच का एंगल यहाँ जो बन रहा है वो ये भी 45 है और ये भी 45 है, जस्ट एज्यूम द मोमेंटम इज p, ओके। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, मतलब टोटल एंगल 90 डिग्री है। हाँ टोटल एंगल 90 डिग्री है, यस, इन दोनों के बीच का एंगल पूरा 90 डिग्री, ओके। ये इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना, ये रिजॉल्व हो जाएगा ना, अगर ये ऊपर वाला p हम लोग रिजॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे रिजॉल्व होगा, क्लियर है। ये वाला पोर्शन हो जाएगा cos 45, p cos 45, और ये वाला पार्ट हो जाएगा p sin 45। अगर इस नीचे वाले को रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा p sin 45 और ये हो जाएगा p cos 45, क्योंकि जिससे एंगल बनाते हैं वो cos थीटा होता है। ये समझ में आ रहा है ना जो बोलना चाह रहे हैं, हाँ हाँ। ओके। मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल में किया है, देखो सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ एक पॉइंट ओ पे, फिर वहाँ से निकला, फिर ये गया पॉइंट बी तक, एंगल 45 बना रहा है। सबसे पहले मैंने इसको रिजॉल्व किया, इस सेक्शन को मैंने रिजॉल्व किया, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये बनेगा p sin 45 और फिर ये बनेगा p cos 45, मतलब ये और ये फर्स्ट के लिए, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है इधर 45 से, तो इसके लिए क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा p sin 45 और जिससे एंगल बना रहा है p cos 45, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना होगा, समेशन ऑफ x इक्वल टू
0 पढ़ाए थे ना ये, और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। हाँ हाँ ठीक, हाँ ऐसे करके पढ़ाए थे ना। हाँ, तो क्या चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन देखो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो फाइनल मोमेंटम क्या था मेरा, इसके लिए ये था ना p sin 45 फाइनल, तो ये फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन देखो नेगेटिव ऑफ x के लिए है, इसलिए नेगेटिव साइन, डेट मीन्स ये कट जाएगा 0। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। ओके, अब हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखना है। ओके चलो देखो, चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, देखो मैं इसको पहले एडिट करता हूँ यहाँ से, फिर से बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या है देखो, ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा इनिशियल था, तो ये वाला पार्ट इनिशियल हो गया, क्लियर है, और ये वाला पार्ट फाइनल हो गया। और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर चेंज होता है ना, तो फाइनल क्या था देखो इस तरफ, तो क्या था नेगेटिव ऑफ एक्स था ना, इसलिए मैंने लिया नेगेटिव ऑफ पी कॉस 45 डिग्री। और देखो, और ये क्या है, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स है, दैट मीन्स दिस माइनस ऑफ पॉजिटिव ऑफ पी कॉस 45 डिग्री, दैट अल्टीमेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2p cos 45 डिग्री। ये जो मैंने बोला अभी समझ में आया क्या सबको? सर, लास्ट वर्ड नहीं हाँ समझ में सर। आया। ओके ओके, मैं फिर से बताता हूँ। सर वो हॉराइजॉन्टल पार्ट है। हाँ हाँ, हॉराइजॉन्टल पार्ट ही बताता हूँ। देखो इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था, यहाँ पे दो फोर्स मिल रहा था। ठीक, पहले इसको देखो, इसके लिए क्या मिल रहा था, ये था मेरा इनिशियल, इनिशियल के लिए मिल रहा था ये वाला पार्ट पी इनिशियल। ठीक, और फाइनल के लिए मिल रहा था ये वाला पार्ट पी फाइनल। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट पे ड्रॉ करते हैं, तो फाइनल वाला पार्ट ये है, इनिशियल वाला पार्ट ये है, ये फाइनल पार्ट है और ये इनिशियल पार्ट है। कुछ ऐसा है ना, देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, जैसे क्या करेंगे, फाइनल माइनस ऑफ प्लस इनिशियल हो जाएगा मोमेंटम। तो फाइनल क्या था, फाइनल था देखो माइनस पी ऑफ कॉस 45। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। देखो इधर तो पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है माइनस ऑफ पी कॉस 45 डिग्री। ठीक, प्लस, और ये इधर जा रहा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। देखो तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, लेकिन इनिशियल कितना था, प्लस ऑफ पी कॉस 40 डिग्री, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2p cos 45 डिग्री। सरिंदा समझ में आया क्या कि कंफ्यूजन हाँ है? सर, नहीं ठीक है। ठीक है, ओके। और यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 है, p है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली में 2 इंटू पी है, ये सबका वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इतना आएगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अवे फ्रॉम द वॉल। ऑब्जेक्ट आ रहा था ऐसे, ये नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था कुछ ऐसे, बट लड़के जा रहा है कुछ ऐसे, और नेट रिजल्टेंट है कुछ ऐसे। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके ऑपोजिट में मोमेंटम काम कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इज अवे फ्रॉम द वॉल। क्लियर है ना? एग्जाम में ये सब लिखना होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है। ठीक है, और हाँ ये सब हो गया ना, ये हम लोग का हो गया इम्पल्सिव फोर्स, जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स लगता है उसका इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। हम लोग मोमेंटम के बारे में पहले नहीं पढ़े थे डिटेल में, अब थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जो इजी है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोमेंटम का बेसिकली जो क्वांटिटी होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। एवरी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो अपने पास एक मोमेंटम रखता है। ठीक है, it is equal to the product of mass into velocity of a body. It is mass of the momentum is called mass and velocity into velocity, then p equal to mb। मोमेंटम यहाँ पे क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायमेंशन है इसका, ये तुम जानती हो। ठीक है, मोमेंटम का सोर्स बाद में करेंगे, पहले कुछ मोमेंटम का लॉजिक यहाँ देखना जरूरी है।
ठीक, दो कैसे? डिस्कस द वेरिएशन of momentum when two body of equal or different masses have different and equal momentum. Show each situation graphically. ठीक है, केस वन पहला क्या है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m, दोनों का मास पहले सेम है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास क्या है, सेम है पहले. सपोज द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग विथ वेलोसिटी v1 and v2 with v1 is greater than v2. just assume कर लिया v1 is greater than what, v2. then p1 is equal to m1 v1 and p2 equal to m2 v2. यहाँ पर क्या मास सेम है ना, इसलिए दोनों में क्या है, मास मैंने सेम लिया है. p1 बाई p2 करने पर क्या आ रहा है, मास कट जाएगा v1 बाई v2. दैट मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. सो व्हेन v1 is greater than v2 तो p1 is also greater than p2. क्लियर है ना? ये बस यही कहना चाह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम हो जा रहा है और वेलोसिटी डिफरेंट हो जा रहा है तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. चलन क्लियर है? हाँ सर. तियाशा, स्नेहा, समझ आया? हाँ सर. ठीक है, ये इजी है. ठीक है, thus linear momentum of body having equal masses are proportional to their velocity. देखो जो मैंने बताया, अगर मास सेम रहता है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. देखो एट कांस्टेंट मास, दोनों बॉडी का मास कांस्टेंट था ना, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा था मोमेंटम वैसे से बढ़ रहा था. ये बेसिकली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा. ठीक है, एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा. देखो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे m क्या है, स्लोप है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स. या ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा किसके बराबर होगा, y बाई एक्स के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. चलो केस टू देखते हैं. अब केस टू क्या है, कंसीडर अ हेवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 and a light object of mass m2. that means m2 now greater than m1. पहले का कंडीशन में मास सेम था, अब मास चेंज हो गया है. सपोज बोथ ऑब्जेक्ट हैव मूविंग सेम वेलोसिटी, बट वेलोसिटी दोनों का सेम हो गया है, तो वी कैन राइट p1 इज इक्वल टू m1v एंड p2 इज इक्वल टू m2v. then p1 by p2 is equal to m1 by m2. that means p is directly proportional to also mass. देखो p1 is directly proportional to m1 and p2 is directly proportional to m2. when m1 is greater than m2, ये क्या लिखा, कंसिडर हेवी ऑब्जेक्ट मास m1. मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है. ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने उल्टा लिख दिया. हाँ सर, वहाँ तो m1 हाँ, मैंने लाइटर उसको पकड़ लिया था, m1 greater than m2, इसलिए p1 by p2 is equal to m1 by m2. तो m1 is greater than m2, that means p1 is greater than p2. यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर डिफरेंट मास है ऑब्जेक्ट का बट वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. देखो ये सेकेंड वाला, अगर v कांस्टेंट है तो p और m का जो रिलेशन है वो भी y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा. क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज़? हाँ समझ? सर. हाँ हाँ सर. हाँ, ओके. थर्ड वाला, thus the linear momentum of a body having equal velocity are proportional to their masses. जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ लिखा हुआ है. केस 3, consider two object having equal linear momentum p1 equal to p2. then m1 v1 is सर, equal. मोमेंटम और मोमेंटा का डिफरेंस क्या है? मोमेंटम और मोमेंटा मुझको लगता है सिर्फ वो बोलने का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं. डिफरेंस नहीं है ना? नहीं. ठीक है. ठीक है. ठीक है. कहीं कहीं मोमेंटा लिखा रहता है ना, एक्चुअली में बहुत सारे फॉरेन के जो यूनिवर्सिटी के टीचर होते हैं वो मोमेंटा यूज करते हैं. ठीक है, वो जो होता है ना, क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या बोलते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन में. ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. कंसीडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा और मोमेंटम, दस p1 इज इक्वल टू p2 की मोमेंटम सेम है, देन m1 v1 इक्वल टू m2 v2.
यहाँ से v2/v1 निकालेंगे तो m1/m2 आएगा। देखो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। when momentum हाँ is equal, when momentum is equal, that means when m1 greater than m2, that means v1 is less than v2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ से क्या मतलब सर अगर एम ग्रेटर हुआ तो फिर वी लेस होगा और v अगर लेस वी होगा। ग्रेटर होगा तो फिर एम लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। हम्म, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इसीलिए अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाता है और वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास कम हो जाता है। The velocity of bodies having equal linear momentum are inversely proportional to their masses. That is, when two objects have equal linear momentum, the lighter object will move faster than the heavier one. ठीक है? हाँ सर। इसका मतलब एक ट्रक है और एक कार है, कौन तेज मूव करेगा? सर कुछ कंडीशन दीजिए। सेम कंडीशन है कि केस 3, बोथ हैव इक्वल मोमेंटम। एक ट्रक है और एक कार है, कार का मास ट्रक से कम होता है। हाँ तो फिर सर वो कार ज्यादा यस जल्दी यस, मूव करेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट मूव करेगा लाइटर फास्टर। ऑब्जेक्ट मूव करेगा यस यस फास्ट। फास्टर। ओके, देखो ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 6 centimeter. What is the average resistance force exerted by the block M, the bullet, exerted by the block on the bullet? एक ब्लॉक है, हम लोग बुलेट से उसमें हिट किए हैं, बुलेट ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करके 60 सेंटीमीटर तक चला है, उसके बाद रुक गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स बुलेट पे लगाया, ओके, कितना रेजिस्टेंस फोर्स लगाया। मास यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी 0.04 kg, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, ब्लॉक के अंदर ढुकने के बाद 60 मीटर जब वो चलेगा, जब 60 मीटर डिस्टेंस, सॉरी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। ये ब्लॉक है, यहाँ से बुलेट निकला, इसको हिट किया, एक प्रॉपर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाने के बाद वो रुक गया, तो यहाँ पे से एक वेलोसिटी इसका होगा इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग को पता है। फाइनल वेलोसिटी है कुछ नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाकर रुक जा रहा है, इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद स्टॉप हो जा रहा है। तो मेरा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, प्लस 2as, इसको इधर करेंगे तो माइनस 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, देन एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2s। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डिंग हो रहा है, मतलब एक्सलेरेशन इसका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। हम लोग को u का वैल्यू पता है 90 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2s, ओके, वहाँ से s का वैल्यू पुट कर देंगे इन मीटर, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक्सलेरेशन निकल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया, ओके। यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये आएगा कि जो फोर्स निकलेगा उसका उसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सलेरेशन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। मैंने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए डायरेक्ट मैंने फोर्स से मास इंटू यहाँ पे एक्सलेरेशन कर दिया। क्लियर है सनंदा? हाँ सर। स्नेहा? हाँ सर। दिगांत? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं सर। इस पूरा सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझ दे रहा हूँ ग्रुप में, सब बनाना स्टार्ट करो, सब इसी पर रिलेटेड है। ठीक है।